नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जस्ट चिल एंटरटेनमेंट। आज हम बात करेंगे देश की राजधानी में सरकार चला रही एक पार्टी जिसे आम आदमी पार्टी कहते हैं। इस आम आदमी पार्टी द्वारा चलाया चलाई जा रही एक नए किस्म की राजनीति का चलन और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी अन्य राजनेताओं द्वारा जनता के सामने दिखाए जा रहे नित नए कर्तव्यों के बारे में। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार विरोधी एक जन आंदोलन तथा वंशवादी राजनीति के प्रति जनता में उपजे आक्रोश के परिणाम स्वरूप जो एक जनता में एक लहर थी, उस लहर को अपने पक्ष में मोड़ते हुए एक जो स्वराज अभियान के नाम से जन आंदोलन खड़ा किया गया। उस आंदोलन की जो परिणति थी वो आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के साथ समाप्त हुई। भ्रष्टाचार के विरोध के तौर पर उपजी पार्टी का आज ये आलम है कि आज की तारीख में इस आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एक शायद मंत्री और हैं सत्येंद्र जैन। इसके अलावा तमाम छोटे बड़े नेता मंत्रियों को मिलाकर लगभग इनके काफी नेता मंत्री सांसद विधायक, मतलब जो कह लीजिए जो संसदीय लोकतंत्र में जिसकी भी भागीदारी है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आया है, ऐसा हर किस्म का इनका पार्टी का कार्यकर्ता या अधिकारी आज जेल के भीतर किसी न किसी घोटाले के आरोप में बैठा हुआ है। और आम आदमी पार्टी की जो वंशवादी राजनीति के विरोध की एक जो इनकी दूसरा इनका एक मुख्य संकल्प था कि वंशवादी राजनीति को जड़ से मिटाना है। उस संकल्प का ये आलम है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी होने से पहले यह प्रयास किया था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए। जो अरविंद केजरीवाल वंशवादी राजनीति के विरोध में लंबे लंबे भाषण देते थे, सोनिया गांधी, शीला दीक्षित, एचडी देवगौड़ा, मुलायम सिंह, लालू यादव, या जिन्होंने भी वंशवादी राजनीति के तौर पर संसदीय लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए अपने बाद अपने परिवार के किसी सदस्य को गद्दियां सौंपी, उनको पानी पी पी कर कोसते थे। लेकिन जब उसी तरह का मौका उनके सामने आया तो जनता के बीच एक मिसाल कायम करने की बजाय उन्होंने भी वंशवादी राजनीति का वही लबादा ओढ़ लिया और अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया।
लेकिन पार्टी के विधायकों के विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल को अपना यह निर्णय बदलना पड़ा और उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने इरादा किया कि गिरफ्तार होने के बावजूद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा होगा कि भारतीय राजनेताओं का नैतिक स्तर कभी इतना नीचे भी गिर जाएगा कि गिरफ्तार होने के बाद भी कोई राजनेता इस्तीफा देने को तैयार नहीं होगा और जेल से ही सरकार चलाने की जिद करेगा। भाई, ये बात तो संविधान निर्माताओं के कल्पना से भी बाहर की बात होगी कि जो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, अब जिस चीज की कल्पना ही नहीं की थी तो संविधान निर्माता उस समय इसके ऊपर कोई स्पष्ट कानून या संविधान में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं कर पाए और उन्होंने इस प्रकार की स्थिति के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया। और आप सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल किस किस्म के शातिर नेता हैं और कानून में संविधान में या राजनीतिक व्यवस्था में जो छोटे छोटे लूप होल होते हैं उनका किस बेहतरी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं है। इसमें वो इस प्रकार के जो खामियां का जो किसी भी प्रक्रिया में जो व्यवस्था में जो खामी होती है उसको अपने पक्ष में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इस विषय में अरविंद केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। आपने पहले भी कई मौकों पर देखा होगा, पहले जब अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में बड़े बड़े नेताओं की आलोचना करते थे तो कई नेताओं ने उन पर मानहानि का केस भी किया। बाद में उन्होंने कई लोगों से माफी भी मांगी। फिर उन्होंने जो संसदीय लोकतंत्र की एक व्यवस्था है, व्यवस्था कहिए या खामी कह लीजिए, जिसमें आप किसी भी सदन के भीतर आप जो बोलते हैं उस बात के लिए आप आपके ऊपर सदन से बाहर न्याय व्यवस्था की ओर से कोई आपके ऊपर कार्यवाही नहीं हो सकती। इसी प्रकार की जो खामी है उसका इस्तेमाल करते हुए जब अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी नेता की आलोचना करनी होती थी या किसी भी निर्णय पर सवालिया प्रश्न चिन्ह खड़ा करना होता था तो उन्होंने इसका तोड़ निकाला कि वो दिल्ली में अपनी विधानसभा का सदन बुला लेते थे और वहां वो जी भर कर जिस मुद्दे पर, जिस अध्यादेश पर या जिस निर्णय पर उन्हें आलोचना करनी होती थी वह अपनी सीमा से बाहर जाकर भी उस व्यक्ति की आलोचना कर लेते थे। बस गनीमत यह रहती थी कि उसमें सिर्फ अपशब्दों का समावेश नहीं होता था, अन्यथा उससे एक कदम आगे सिर्फ अपशब्द ही हो सकते हैं, जिस तरीके से उनकी अपने प्रतिद्वंदियों की आलोचना करने की आदत रही है। और भारतीय संविधान की इसी एक जो छोटी सी खामी है उसी का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल बखूबी कर रहे हैं और इस लूप होल का फायदा उठा रहे हैं और जेल जाने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद पर बने हुए। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी राजनेताओं के नित नए कर्तव्य जो वो जनता के सामने पिछले उनकी ईडी की कस्टडी में जाने के बाद से जनता के सामने वो पेश कर रहे हैं, जिन कर्तव्यों को जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कोई पद
ना, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कोई विभाग या मंत्रालय का दायित्व नहीं लिया था, और देश के इतिहास के एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे जिनके पास ना कोई विभाग था और ना ही किसी मंत्रालय का कोई दायित्व। आज वही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद हर दूसरे दिन जेल से अपने मंत्रियों को निर्देश पत्र जारी कर रहे हैं कि गर्मियों का सीजन आने वाला है और दिल्ली में पानी की सप्लाई और सीवर व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। फिर इसके 2 दिन बाद उनका दूसरा पत्र बाहर आता है, तो उनका मंत्री जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे पत्र दिखाते हुए कहता है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहकर भी आप लोगों के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति कितना चिंतित हैं और आप लोगों के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये केजरीवाल जी का निर्देश आया है कि गरीबों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं और जरूरी उपकरणों की आपूर्ति और उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में क्या आपको कभी याद है कि इससे पहले कभी अरविंद केजरीवाल का इस तरह का कोई भेजा हुआ कोई निर्देश पत्र अपने मंत्रियों को जारी किया गया हो? नहीं ना। और जब से वो जेल गए हैं, लगभग हफ्ता 10 दिन के आसपास की बात है, तो तब से हर दूसरे दिन किसी न किसी मंत्रालय के मंत्री को या किसी विभाग के अधिकारी को उनका भेजा हुआ निर्देश पत्र मिल जा रहा है और वह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनता के सामने ऐसे दिखाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का महिमा मंडन कर रहा है कि वह जेल में अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठकर भी दिल्ली की जनता के हितों के लिए कितना चिंतन और प्रयत्न कर रहे हैं। खैर, यह सब तो दिल्ली की जनता को सोचना है कि आम आदमी पार्टी की इस तरह की राजनीति पर अब उसे कितना भरोसा या विश्वास करना है और कितना विश्वास नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति में कुछ ऐसे ऐसे नए आयाम गढ़ दिए हैं जिनकी सूची की फेहरिस्त काफी लंबी हो जाएगी। फिर भी उनमें से कुछ सूची में के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सत्ता में आने से पहले अपनी रैलियों में कहते थे, मैं कोई सरकारी आवास नहीं लूंगा, लेकिन आज की तारीख में आप जानते हैं कि दिल्ली की जनता की गाड़ी पैसों की कमाई से इन्होंने 52 करोड़ का एक शीश महल बनाया है। जो अरविंद केजरीवाल यह कहते थे कि मैं कभी किसी सरकारी वाहन का दुरुपयोग नहीं करूंगा, वही अरविंद केजरीवाल आज पंजाब सरकार के सरकारी विमान को अपने प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी रैलियों में, चुनावों में, इंडी गठबंधन के अलायंस की जो बैठकें होती हैं, बैठकों में जाने के लिए किस तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यह सब आप लोगों के सामने है। और तो और, जब दिल्ली की शराब नीति में जो दिल्ली की जो नई शराब नीति के फलस्वरूप जो शराब घोटाला हुआ था, उसमें जब इनके मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह के गिरफ्तार होने के बाद जब जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंची और ईडी इनके आवास पर
छापा मारने गई, तो वहां ईडी के अधिकारी खुद भौचक्का हो गए कि हम तो शराब घोटाले की जांच कर रहे हैं, इसलिए हम तरह तरह से नई कई जगह से सूचनाओं और सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं ये, लेकिन जो जांच में शामिल अधिकारी हैं उनकी गुप्त सूचनाओं का इतना बड़ा सूचना संग्रह का जो दस्तावेज हैं, ये केजरीवाल जी के आवास में कहां से आए। और ईडी के अधिकारियों के तो खुद हाथ पांव फूल गए कि भाई, जो हम अधिकारियों की जिन जो हमारे सहयोगी अधिकारी हैं, जिनके दैनिक गतिविधियों और अन्य चीजों के विषय में जो उनका हम उनके सहयोगी हैं, हमें जो सूचना नहीं है वो सारी सूचनाएं अरविंद केजरीवाल जी के आवास में उपलब्ध थी। वो उसका एक पुलिंदा उन्होंने बना के रखा हुआ था। अब इसके अलावा दिल्ली में हाईकोर्ट, जो दिल्ली हाईकोर्ट है, उसको कुछ भूमि का आवंटन किया गया था कि आप ये हाईकोर्ट में जो लंबित मुकदमे हैं, काफी संख्या इनकी बढ़ती जा रही है, आप भी थोड़ा इसको अपग्रेड कीजिए। तो इसके लिए कुछ उन्हें जमीन का आवंटन किया हुआ था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर अपना कार्यालय बनाने के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए जब अपने किसी कर्मचारी को वहां भेजा, या जो भी होता है उनका प्रक्रिया शुरू करी, तो वहां जमीन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि जो दिल्ली हाईकोर्ट को जो जमीन का आवंटन किया गया था, उस पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर खोल दिया गया है। ये कुछ ऐसे नए नए कर्तव्य हैं जो आम आदमी पार्टी द्वारा अपने 9 साल के कार्यकाल में इस देश की जनता को दिखा दिए गए हैं, और अब यह सब जनता के सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 9 साल के कार्यकाल में देश की जनता ने इतना सब देख लिया है कि जितना अन्य राजनीतिक दलों के राजनेताओं द्वारा देश की आजादी के बाद पिछले 75 सालों में भी इतना सब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आज की आम आदमी पार्टी के इस राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, और या आम आदमी पार्टी द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, या जो भी नए नए कारनामे इनके सामने आ रहे हैं, इन सबको देखते हुए सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि चले थे किधर को और पहुंचे हैं कहां। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।